Your next topic is ether. लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों का फिनिश हुआ था अल्कोहल फिनोल। अब इस लेक्चर में आपको ईथर के बारे में पढ़ना है। Ether can be classified in two parts, symmetrical ether and unsymmetrical ether. ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? वो जो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हैं, अगर वो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो जाएं तो ईथर सिमेट्रिकल ईथर, और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम नहीं हों तो unsymmetrical ether. Symmetrical ether CH3O CH3 C2H5 OCH3 सॉरी C2H5 OC2H5, यानी दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम। लेकिन अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे तो उसको अनसिमेट्रिकल ईथर बोल देंगे। अब सबसे पहले ईथर की हम नेमिंग कैसे देंगे? कॉमन नेम में तो दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप सेम तो डाई एल्काइल ईथर नेम दे देंगे, और दोनों तरफ के डिफरेंट होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट कर देंगे। लाइक इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। और अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में हैं, एक मिथाइल आ गया एक आ गया, तो मिथाइल और इथाइल में से ई अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में पहले आता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? इथाइल मिथाइल ईथर। ब्रांच्ड ईथर आ गया, या आइसोप्रोपाइल आ गया मिथाइल। आइसो का आई, नियो का एन कंसीडर होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सेकेंडरी का एस और टर्शी का टी काउंट नहीं होता। तो ये स्टार्ट है आई से, ये स्टार्ट है एम से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। इसी तरह से ये ले लिया टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप, लेकिन टर्शी का टी कंसीडर ही नहीं होता, तो इसको हम बी कंसीडर करेंगे, यानी टर्शी ब्यूटाइल का बी देखेंगे और इसमें ई देखेंगे। अब बी पहले आता है तो टर्शी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक में भी यही, ये फिनाइल है, ये मिथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका एक कॉमन नेम और है, एनिसोल। इसी तरह से एक एरोमेटिक कंपाउंड OC2H5 जिसका कॉमन नेम फेनिटोल और इथाइल फिनाइल ईथर। अब इन सबके IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC में एल्कॉक्सी एल्केन, इसमें स्मॉल एल्काइल को
ऑक्सीजन के साथ लेना है और बिग कंपाउंड को यानी बिग एल्काइल ग्रुप को एल्केन राइट करना है। छोटे के साथ आप ऑक्सीजन को ले लो और उसको एल्कोक्सी नेम दे दो। तो सबसे पहले इसमें तो दोनों सेम है, तो किसी के साथ भी ऑक्सीजन को ले लेंगे। तो मिथाइल प्लस ऑक्सीजन मिथॉक्सी एंड रिमेनिंग इज मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। छोटे के साथ लिया मिथॉक्सी एंड रिमेनिंग 2 कार्बन इथेन। ये ब्रांच आ गया। मिथॉक्सी प्रोपेन ना बोल के प्रोपेन की 2 पोजीशन पे मिथॉक्सी है, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसमें भी हम नंबरिंग कर देंगे। 2 पे इथॉक्सी भी है लेकिन 2 पे मिथाइल भी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट कर देंगे। 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, मिथॉक्सी जीन, इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है। नेमिंग के बाद जो इनमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें से फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है। of alcohol at temperature 413 केल्विन। ये डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी आप इथेनॉल लेते हैं तो इथेनॉल के 2 मोल 413 केल्विन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में वाटर का लॉस करते हैं और 2 मॉलिक्यूल के एसोसिएशन से एक बिग ईथर बन जाता है। लेकिन ऐसा तभी हो पाता है जब आपका टेम्परेचर 413 हो। ये बन गया आपके पास डाई इथाइल ईथर या फिर इथॉक्सी इथेन। इसका मैकेनिज्म भी मैंने आप लोगों को करवाया था। मैकेनिज्म में पहला स्टेप था कि जितने अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं उन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में से हाफ अल्कोहल मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड H2SO4 का H पॉजिटिव लेके प्रोटोनेटेड हो रहे हैं, क्योंकि OH ग्रुप इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। काफी बार आपको ये बताया कि उसका रिमूवल इतना इजी नहीं है, इसलिए उसको प्रोटोनेटेड करके रिमूव करना पड़ता है। इसलिए जितने अल्कोहल आप यहाँ पे ले रहे हो उसमें से आधे प्रोटोनेटेड हो रहे हैं ना। आधों का क्या हो रहा है, वो अटैक ऑफ अदर अल्कोहल जो प्रोटोनेटेड नहीं हुए, अदर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल। तो जो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये वाला प्रोटोनेटेड हुआ क्योंकि इसने अपना OH निकालना था। तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल OH निकल नहीं सकता था, वाटर फॉर्म में निकलेगा। एक साइड से वाटर का जाना और दूसरी साइड से अदर अल्कोहल मॉलिक्यूल का एज अ न्यूक्लियोफाइल इस डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करना, बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो इधर से वाटर का लॉस हो चुका है और बैक साइड से दूसरा अल्कोहल अटैक करके ये बन गया प्रोटोनेटेड ईथर। ऊपर प्रोटोनेटेड अल्कोहल था, ये प्रोटोनेटेड ईथर हो गया। अब हमने प्रोटोनेशन में कैटालिस्ट का H पॉजिटिव यूज किया। लास्ट स्टेप में हम उसका H पॉजिटिव रिमूव करेंगे। वैसे भी पहला स्टेप जहां प्रोटोनेशन होता है वहीं लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन
CH3 CH2 OH, ऑक्सीजन से पे चार्ज पॉजिटिव, उसको न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन ने OH शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया एंड कैटलिस्ट कैच पॉजिटिव एंड दिस इज योर फाइनल ईथर। इसमें स्पेसिफिकली आपका इथेनॉल पे ही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है और स्पेसिफिकली आपको इथॉक्सी इथेन बनाना है। लेकिन जो इसका सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है विलियमसन सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बाय दिस मेथड यू कैन प्रिपेयर सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ब्रांच, एनी टाइप ऑफ ईथर। पीछे तो आपको इथॉक्सी इथेन से ही डाई इथाइल ईथर बनाना था, बट बाय विलियमसन सिंथेसिस यू कैन प्रिपेयर ऑल टाइप ऑफ ईथर। अब विलियमसन साइंटिस्ट ने यूज क्या किया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल। आपको मालूम है एल्कोहल में सोडियम डाल के सोडियम सॉल्ट बना सकते हो आप। पीछे आपने पढ़ा एक्टिव मेटल के साथ, तो एल्कोहल लो, सोडियम मेटल डालो तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल जिसका नेम है सोडियम एल्कोक्साइड, एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन, इसको एल्कोक्साइड। इसमें जो एल्कोक्साइड आयन है वो ही एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। बिकॉज विलियमसन सिंथेसिस में विलियमसन ने सजेशन दिया कि रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो SN2 है, यानी एक साइड से हेलोजन का जाना और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक, बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो अकॉर्डिंग टू विलियमसन सिंथेसिस सोडियम एल्कोक्साइड में एल्कोक्साइड एज ए न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है और फ्रंट साइड से हेलोजन का रिमूवल होता है, वो टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, और इससे ROR- ईथर बन गया। अब डिफरेंट टाइप के विलियमसन ने एग्जांपल की, यू कैन प्रिपेयर सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ब्रांच, अनब्रांच। तो सपोज पहला एग्जांपल सोडियम मिथॉक्साइड एंड मिथाइल हैलाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये मिथॉक्साइड पीछे से अटैक कर रहा है, साइड से हेलोजन, ऑब्वियसली ये Na और X जो है वो साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में एलिमिनेट हो रहे हैं और मेन जो है वो ईथर बन रहा है। तो इस पहले में आप देख रहे हो सिमेट्रिकल ईथर बन रहा है मिथॉक्सी मिथेन, ये है सोडियम मिथॉक्साइड। इसी तरह से अगर सोडियम इथॉक्साइड मिथाइल हैलाइड पे अटैक करे, वही SN2 मैकेनिज्म, वही फ्रंट साइड से हेलोजन और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक। नाउ इन दिस प्रोसेस we can prepare unsymmetrical type of ether methoxyethane. नेक्स्ट, इन दोनों टाइप के न्यूक्लियोफाइल को विलियमसन ने 1 डिग्री रखा। अब ब्रांच ईथर बनाने के लिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो ब्रांच फॉर्म में ले लिया, या अनब्रांच फॉर्म में, चाहे मिथाइल हैलाइड लो चाहे इवन आप इथाइल कर दो इसको, यानी न्यूक्लियोफाइल अब आपने 2 डिग्री लेना है। बैक साइड से अटैक, फ्रंट साइड से हेलोजन का रिमूवल, ये SN2 आपका ऑफ ईथर। सोडियम आइसो प्रोपोक्साइड और ये इथाइल हैलाइड, इनके IUPAC नेम हमने कर ही लिए। इधर से ब्रांचिंग है तो नंबरिंग कर दी, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इस तरह के प्रोसेस में विलियमसन को, और जो ईथर बनता जा रहा है, जितने भी ईथर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बनते जा रहे हैं उनकी यील्ड 100% बन रही है, यानी न्यूक्लियोफाइल आसानी से बैक साइड से अटैक करता जा रहा है। तीसरा केस लिया, इस पहले केस में तो उसने जो भी न्यूक्लियोफाइल थे उनको 1 डिग्री रखा। इसमें
जिस हेलो एल्केन पे अटैक हो रहा है उसको नाम देते हैं सबस्ट्रेट। तो वी कैन से कि पहले दो केसेस में न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन 1 डिग्री सबस्ट्रेट एंड इन सेकेंड केस 2 डिग्री न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन 1 डिग्री सबस्ट्रेट। तीसरा लिया कि आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल आए वो न्यूक्लियोफाइल आए 3 डिग्री, न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री और जो सबस्ट्रेट है वो 1 डिग्री। इधर से हेलोजन का जाना, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, both take place simultaneously. Two methoxy, 2 methyl propane. इस तरह से 3 केसेस लिए कि न्यूक्लियोफाइल को ले लिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और जो सबस्ट्रेट दैट इज एल्काइल हैलाइड उसको ले लिया 1 डिग्री। इस कंक्लूजन को आपने लर्न करना है क्योंकि इसका अपोजिट केसेस भी देख के लिमिटेशंस के फॉर्म में आएगा कि अगर सबस्ट्रेट को 2 डिग्री 3 डिग्री लिया जाए देन व्हाट वुड हैपन। तो रिजल्ट यहाँ पर अभी तक ये निकल कर आ रहा है न्यूक्लियोफाइल मे बी 1, 2 और 3 और सबस्ट्रेट अगर 1 डिग्री है तो सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ब्रांच, अनब्रांच्ड टाइप के जो ईथर बन रहे हैं वो 100% बन रहे हैं। अब अगर हमें कोई एरोमेटिक ईथर बनाना है, एरोमेटिक ईथर में हमें एनीसोल बनाना है, तो इस एनीसोल को बनाने में न्यूक्लियोफाइल को एरोमेटिक, सोडियम फिनोक्साइड और सबस्ट्रेट को एलिफेटिक लेके विलियमसन ने एनीसोल को कर दिया। यानी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इस सही से हेलोजन का जाना, बैक साइड से फिनोक्साइड न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और 100% एनीसोल की यील्ड मिल रही है। अब लिमिटेशन क्या है कि अगर हम इसका अपोजिट कर दें, लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन क्या ऑब्जर्व किया, अगर न्यूक्लियोफाइल, पीछे तो आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल को आप 1 डिग्री ले रहे हो और जो सबस्ट्रेट है उसको 1 डिग्री ले रहे हो, ईथर बन रहा है। इसको 2 डिग्री, इसको 1 डिग्री लेके बन रहा है, इसको 3 डिग्री लेके, इसको 1 डिग्री लेके बन रहा है। अब अपोजिट केस कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल को 2 डिग्री ना करके, सॉरी 1 डिग्री कर दें और जो हमारा सबस्ट्रेट है उसको 2 डिग्री कर दें। जब ऐसा किया कि न्यूक्लियोफाइल तो आपका 1 डिग्री रहे, मिथॉक्साइड, इथोक्साइड, प्रोपोक्साइड, और ये सबस्ट्रेट को आपने 2 डिग्री कर दिया, तो इसमें दो तरह की रिएक्शन एक साथ होनी शुरू होगी। 100% ईथर नहीं मिला, कुछ इस पे अप्रोच कर पा रहा है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना रहा है SN2 से, कुछ सबस्ट्रेट के से अटैक होने की वजह से ईथर बना, बट कुछ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक इसके ओवरक्राउड होने की वजह से अप्रोच नहीं कर पाए। उन्होंने इस बीटा कार्बन से H को लेके अपने नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल किया, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर। तो ऐसे केस के अंदर CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन बननी शुरू होगी। दैट मीन्स जब आपका सबस्ट्रेट बल्की होना शुरू हुआ तो ईथर के साथ अदर प्रोडक्ट के चांस बनने के चांस स्टार्ट हो गए कि ईथर के अलोंग एल्कीन बनी जब आपका न्यूक्लियोफाइल 1 डिग्री और सबस्ट्रेट 2 डिग्री था। दूसरा कि न्यूक्लियोफाइल को 1 डिग्री लेके जो सबस्ट्रेट है उसको 3 डिग्री ले,
ये बैक साइड से अटैक करके अब इस कार्बन तक अप्रोच करने का बिल्कुल स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ अब ईथर बन ही नहीं रहा और बीटा में से किसी भी एक H को न्यूक्लियोफाइल लेगा, ये NaX भी जा रहा है, ऊपर भी ऐसे ही NaX भी जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल H को लेके अल्कोहल बना रहा है साइड प्रोडक्ट। इसमें भी ये बीटा कार्बन से जब H को ले रहा है तो मीथेनॉल, और यहाँ ईथर बन ही नहीं रहा, यहाँ का बन रहा है एल्कीन। दूसरी लिमिटेशन की जब 3 डिग्री सबस्ट्रेट ले रहे हैं तो ईथर बन ही नहीं रहा, एल्कीन बननी शुरू हो गई। थर्ड लिमिटेशन की हम हमारे न्यूक्लियोफाइल को जब पीछे देखा एरोमेटिक ले रहे थे और सबस्ट्रेट को एलिफेटिक ले रहे थे तो रिएक्शन पॉसिबल थी। अब अगर हम अपोजिट कर दें कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो एलिफेटिक और हमारा सबस्ट्रेट जो है वो एरोमेटिक हो जाए तो नो रिएक्शन, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि जो हेलो एरीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती नहीं है, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर कौन से कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं, डबल बॉन्ड, और बैक साइड से अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। हमने बहुत सारे रीजन पढ़े जिनकी वजह से हमें पता है फिनाइल हैलाइड या हेलो एरीन जो है वो लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, सबस्ट्रेट 1 डिग्री हो, न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री हो, न्यूक्लियोफाइल के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और सबस्ट्रेट के 1 डिग्री होने से 100% ईथर बन रहा है। और एरोमेटिक ईथर बनाते वक्त जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो एरोमेटिक और सबस्ट्रेट एलिफेटिक हो। अब लिमिटेशन की हम अगर इसका अपोजिट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को ब्रांच ना करके सबस्ट्रेट को ब्रांच कर रहे हैं, तो मेन प्रोडक्ट ईथर के साथ आप देख रहे हैं 2 डिग्री सबस्ट्रेट में एल्कीन बन रहा है और 3 डिग्री जो सबस्ट्रेट है वो तो ईथर बना ही नहीं, एल्कीन बना रहा है, क्योंकि उस कार्बन तक अप्रोच करने के लिए जिसके ऊपर हैलोजन अटैच्ड है, इस कार्बन पे अप्रोच करने के लिए अब कोई स्पेस नहीं है, तो ईथर बनने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम रिवर्स ले रहे हैं एरोमेटिक के केस में, सबस्ट्रेट को एलिफेटिक और एरोमेटिक ले रहे हैं सबस्ट्रेट, तो रिएक्शन नहीं हो पा रही है। तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन दो ही हैं आपके सिलेबस में, एंड आफ्टर दैट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है, जैसे आपने अल्कोहल्स में पढ़ा है, लाइक सॉल्युबिलिटीज। तो ऑल ईथर आर सॉल्युबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ये ईथर लिया, ये ईथर जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ईथर सॉल्युबल है वाटर के अंदर। जैसे जैसे ईथर में नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होंगे, ये नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। आपको पहले भी बताया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आर पार्ट यानी एल्काइल पार्ट हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये नॉन पोलर है, और जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज हाइड्रोफिलिक, यही सिर्फ वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो फिलिक पार्ट तो सब में कांस्टेंट चल रहा है, लेकिन फॉबिक पार्ट का सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, surface area of hydrophobic part, that is opposing part, increase, and that's why solubility in water decrease. Second, boiling point में भी कुछ स्पेशल बात नहीं है। ईथर ईथर के दो मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवाल फोर्स, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो दो ईथर में क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन ईथर ईथर में किस तरह का फोर्स है, डाइपोल डाइपोल।
अ टाइप ऑफ वंडर वाल फोर्स। और किसी भी इंटरमोलिकुलर फोर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? स्ट्रेंथ ऑफ एनी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया में भी हम क्या देखते थे? लीनियर सरफेस एरिया। जितना ज्यादा लीनियर सरफेस एरिया होगा उतना दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन ज्यादा करेंगे और उनको सेपरेशन करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी, दैट मीन्स ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उनके हमें शो होंगे। तो कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। तो जहां इस लास्ट वाले ईथर की सॉल्युबिलिटी कम है वहीं इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई। यानी कार्बन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है।